your own weakness, that also should be reflected in painting. And that much one should grant, that whatever one is, one can't hide oneself behind a painting. It's just standing naked in front of everyone, what you are. Who am I? Once in a lifetime, हम सभी ये सवाल एक बार जरूर पूछते हैं कि मैं कौन हूँ. What my body represents to others. क्या मैं एक मेल हूँ, फीमेल या फिर कुछ और? क्या जेंडर मेरी कॉन्शियसनेस या आत्मा को डिफाइन करता है? What is the gender of my consciousness? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं. क्या अंतर्मन की इस आवाज का कोई जेंडर है जो हम सब के अंदर है? डिस्पाइट द फिजिकल बॉडी, क्या ये तय किया जा सकता है कि ह्यूमन सोल का कोई जेंडर है? हम सभी में कुछ न कुछ ऐसा है जो हमें कॉमन बनाता है, एंड एट द सेम टाइम हम सब डिफरेंट भी हैं. अगर हम थोड़ा और सोचते हैं तो आत्मा का कॉन्सेप्ट ही खतरे में आ जाता है. वो जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, वो एक नई लिविंग बॉडी का निर्माण नहीं कर सकते एक्सेप्ट क्लोनिंग. जब रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो नई संतान नहीं आएगी, तो आत्म या जिसे हम द आइडिया ऑफ सेल्फ कहते हैं, उसका कोई वजूद नहीं होगा. तो क्या वाकई आत्मा का अस्तित्व है? क्योंकि आत्मा के अस्तित्व को खत्म किया जा सकता है अगर स्पीशीज बच्चे पैदा करना बंद कर दें. ना रहेगा शरीर, ना बनेगी आत्मा, बंजर होगी ये जमीन और सूखा रहेगा आसमां. या ह्यूमन बॉडी भी बस एक प्लास्टिक का पुतला है, बाकी जानवरों और पत्थरों की तरह. हम अपने आप को दूसरों से अलग और बेहतर इसलिए मानते हैं क्योंकि ये सुनने में अच्छा लगता है, या शायद हमारे ईगो को सेटिस्फाई करता है. ये स्ट्रगल इतिहास में शायद उनके लिए ज़्यादा रहा जिन्हें समाज हिजरा या किन्नर के नाम से बुलाता है. क्योंकि कहानियों में तो राजा को रानी से प्यार हुआ, राजा को राजा से प्यार हो जाए, ये कहानी तो कभी प्रचलित ही नहीं हुई. एक इंडियन आर्टिस्ट जो अपनी सेक्सुअलिटी, अपने चित्रों में जेंडर डिपिक्शन को लेकर आजीवन संघर्ष करता रहा, और उसकी पेंटिंग्स को लोगों ने वल्गर या अमानवीय होने का दर्जा दिया. So they did not react to it. They found it too vulgar. Hi, I am Akash Rajput and this is All About Story, and we are going to talk about one of the few Indian gay artists, Bhupen Khakkar, and homosexuality in context of India. From the technical viewpoint, भूपेन की पेंटिंग्स में एक चौक इफेक्ट आता है जिसे ऑयल पेंट में अच्छा नहीं माना जाता. ऐसा तब होता है जब डार्क कलर के साथ वाइट का इस्तेमाल किया जाए और डार्क कलर सूखा ना हो. आर्टिस्ट सोचता है कि वाइट लगाने से ये लाइट हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता, बल्कि वो उल्टा और डल हो जाता है. फिर वो मिक्स होकर एक चौक पाउडर जैसा इफेक्ट देता है. इसके बावजूद भूपेन की पेंटिंग्स बहुत कलरफुल मिलती हैं. रंगों का चुनाव किसी भी गे आर्टिस्ट के लिए बहुत अहम होता है. वाइब्रेंट कलर्स, रेड, येलो, पर्पल, ब्लू, ये कलर्स उनकी सेक्सुअल डिजायर्स एंड लाइफ को खुलकर बयां करता है. पर भूपेन कक्कर की पेंटिंग्स को हम स्किल के बेस पर जज नहीं कर सकते, क्योंकि भूपेन सेल्फ टॉट आर्टिस्ट थे. उनकी पेंटिंग्स को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि आर्टिस्ट कहना क्या चाह रहा है, उसका आइडिया या इमोशन कितना स्ट्रॉन्ग है. धारा के विपरीत जाना भी अपने आप में एक बड़ा कदम है. भूपेन इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स बनाया करते थे, फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि ये उनकी आइडेंटिटी नहीं है. इन सुंदर पेंटिंग्स की आड़ में वो अपनी एक पहचान छुपाए बैठे हैं. वो भले ही बनी ठनी जैसी सुंदर ना हो, पर कम से कम वो उनकी अपनी पहचान तो है. An ugly, cruel monster is still better than a flattering friend. 1979 में उन्होंने पहली बार होमोसेक्सुअलिटी को लेके पेंटिंग्स बनाई, पर लोग तैयार नहीं थे ये सब देखने के लिए. और 5 से 6 साल का एक ऐसा पीरियड आया जब भूपेन की एक भी पेंटिंग नहीं बिकी. लोग बस इतना कहकर चले जाते कि ये बहुत ही वल्गर हैं. इस सब के बावजूद वो पेंट करते रहे. उन्होंने पेंट की यू कैन नॉट प्लीज ऑल, आप सबको खुश नहीं कर सकते. पेंटिंग में वही कहानी है जिसमें एक पिता और पुत्र एक गधे को लेकर बाजार में निकलते हैं. फिर लोगों को खुजली होती है कि सुझाव दिया जाए कि ऊपर बैठ जाओ, और ये कहानी 4 हिस्सों में पूरी होती है. इस कहानी के साथ वो एक न्यूड ह्यूमन फिगर को ऐड करते हैं जो कहता है कि देखो, तुम सबको खुश करो ना करो, मैं अपने आप को खुश करने जा रहा हूँ. वो लगातार पेंट करते रहे, जैसे 1987 में ययाति, एक सेक्सुअल डिजायर जो बूढ़े होने पर भी जिंदा रहती है. इनकी पेंटिंग्स में आपको सबसे ज्यादा इनके आसपास का एनवायरनमेंट मिलता है, और स्पेसिफिकली मेल न्यूड फिगर्स.
क्योंकि उनकी सेक्सुअलिटी कहीं ना कहीं उनके कैनवस पर नजर आती ही आती है। भारत में भूपेन कक्कर वो पहले आर्टिस्ट नहीं हैं जिन्होंने होमोसेक्सुअल्स को पेंटिंग में उतारा। होमोसेक्सुअलिटी एक्सेप्टेड थी पुराने समय से। किन्नर और गंधर्व राज्य का वर्णन आपको कई स्थान पर मिलता है। 6th सेंचुरी टू 8th सेंचुरी, अजंता केव नंबर 17, इंद्र सभा में किन्नरों का स्थान था। इसका वर्णन आपको यहाँ के चित्र में मिलता है। इस सभा में स्त्रियों के साथ किन्नर भी हैं। इंडोनेशिया और वर्मा में भी इनका एक अलग रूप मिलता है जो कि आधा मनुष्य और आधा पक्षी के रूप में डिपिक्शन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि नपुंसकता लोगों के बीच एक मजाक का विषय बन गई। दूसरे धर्मों का आगमन या दूसरे कल्चर्स का आना एक अहम कारण हो सकता है, लेकिन मैं बहुत श्योर होके नहीं कह सकता। जैसे क्रिश्चियनिटी है, 14th सेंचुरी के टेक्स्ट आप उठाकर देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि होमोसेक्सुअलिटी इज अ सिन। चर्चेज में होमोसेक्सुअल्स को जाने की मनाही थी। इस्लामिक कल्चर का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। होमोसेक्सुअलिटी इन इस्लाम, अ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ऑन गे, ये बुक है जिसे स्कॉट एलन ने लिखा है। होमोसेक्सुअलिटी इज एनाथेमा टू इस्लाम। एनाथेमा मीन्स एक आइडिया जिसमें हम विश्वास रखते हैं उसके ठीक विपरीत जाना, यानी ऑपोजिट। आयतुल्लाह खुमैनी ने तो सेक्स चेंज करवा दिए लोगों के कि अगर इस्लाम में रहना है तो ये ज़रूरी है। मैं ऑलरेडी ये बात एक पुराने वीडियो द ग्रेटेस्ट होमाज में डिस्कस कर चुका हूँ। Homosexuality is punishable by death. Among all of the Muslim, clergy and, the justice system, the only difference and the only, argument is how we should kill them. If I go back to Iran, I will be executed. They believe that homosexuals are against God. So they interpreted that since you want to change this one, you want to change the God's rule, so you're against God, so you have to be killed. An Iranian gay refugee, Sohrab, once said that ये संसार, ये कायनात अगर अल्लाह ने बनाई है तो उसने मुझे भी बनाया है। जब वो मुझे स्वीकार सकता है तो अल्लाह के फॉलोअर्स मुझे क्यों नहीं स्वीकारते। जेंडर नेचुरल सिलेक्शन की एक प्रोसेस है। जब कुदरत उन्हें बनाने में हिचकिचाई नहीं तो हम कौन होते हैं उनकी सेक्सुअलिटी पर सवाल उठाने वाले। हमने कल्चर्स को एक्सचेंज किया, जैसे मुस्लिम्स ने हिंदूज से कास्ट सिस्टम ले लिया। जिसको जो अपने मतलब का लगता है, फायदा लगता है, वो वहाँ से ले लेता है। हम लोकल लैंग्वेज में हिजरा या मीठा या छक्का शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखो, जो हिजरा टर्म है वो आता है हिज्र या ख्वाजस सिरा से, जो कि अरबिक टर्म्स हैं, जिसका मतलब होता है अपने कबीले या कम्युनिटी को छोड़कर जाने वाला। दोनों ही शब्दों में मुझे कहीं भी नहीं मिला कि इसका मतलब वल्गर या बुरा होना हो। ये हमारा इंटरप्रिटेशन है कि हमने हिजरा शब्द का इस्तेमाल किस तरीके से गलत तरीके से यूज़ करना शुरू किया। आई रिमेंबर जब मेरी टीचर भूपेन कक्कर के बारे में पढ़ा रही थी तो मुझे लगा कि वो होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात करेंगी कि किस तरह से भूपेन ने उसे अपने कैनवस पर उतारा, पर पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया और वो आगे बढ़ गई। मुझे समझ नहीं आता कि हम सेक्स के बारे में बात करने से इतना कतराते क्यों हैं। वेस्टर्न कंट्रीज जिन पर यह आरोप लगता है कि वो बहुत अभद्र हैं, उनमें न्यूडिटी बहुत है, उनके काम में न्यूडिटी बहुत है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जहां सब कुछ खुला है वेस्टर्न कंट्रीज में, कुछ भी ढका हुआ इतना नहीं है, उनकी आबादी हमसे कहीं ज़्यादा कम है। लेकिन जहां हमने तहजीब और संस्कारों का जोगा ओढ़ रखा है, हम हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया खड़ा कर देते हैं। जो जितना ज़्यादा ढकता है, जितना ज़्यादा पर्दा करता है, नकाब ओढ़ता है, काम वासना उसमें उतनी ही ज़्यादा विकराल होती जाती है, क्योंकि हम नेचर की जो फोर्स है उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि समझने की। वो देश जिसने दुनिया को कामसूत्र दिया, वहाँ जहाँ शिवलिंग की पूजा होती है, जहाँ किन्नर और गंधर्व राज्य का वर्णन मिलता है, अगर वहाँ एक आर्टिस्ट अपनी सेक्सुअलिटी को कैनवस पर लेकर आ जाता है तो वो वल्गर कैसे हुआ। उसे वल्गर या अमानवीय कहना हमारी हिपोक्रेसी को दर्शाता है। अगर दुनिया के 1% लोग 99% की मेजॉरिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो 99% लोग 1% लोगों की सुपर माइनॉरिटी को तो एक्सेप्ट कर ही सकते हैं। उम्मीद तो यही है, बाकी फैसला आपका है।